अब बात करते हैं फार्माकोडायनामिक्स का। जो ड्रग होती है वो ड्रग में बेसिकली 3 तरह की किलिंग होती है। पहला होता है टाइम डिपेंडेंट किलिंग, दूसरा होता है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग और तीसरा होता है एयूसी एमआईसी डिपेंडेंट किलिंग। एयूसी का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व और एमआईसी का मतलब होता है मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। अगर सिंपल भाषा में समझे कि जो लोएस्ट ड्रग की कंसंट्रेशन जो इनहिबिट करती है विजिबल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उसको एमआईसी बोलते हैं। और एरिया अंडर द कर्व का मतलब होता है कि टोटल एक्सपोजर जो होता है पेशेंट बॉडी का टू द ड्रग ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो अब हम बात करें कंसंट्रेशन। अब मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन एमआईसी, हमने कोई ड्रग दिया और वो कितनी देर उसका वो एमआईसी के ऊपर जितनी देर भी रहेगा बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन वो बैक्टीरिया को मारेगा। तो दैट इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। और ये जो प्रॉपर्टी होती है वो अमीनोग्लाइकोसाइड्स होती है। टाइम डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक मिनिमम डोज होना चाहिए और पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो जब वो जैसे 8 घंटे या 9 घंटे तक वो ड्रग इस ड्यूरेशन पे रहेगा तभी मार पाएगा। तो ये जो किलिंग होती है ऐसे केसेस में हमें फ्रीक्वेंट डोजिंग करना पड़ता है। फ्रीक्वेंट डोजिंग या कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, इसमें पिप्रासिलीन टैज़ोबैक्टम आता है। जबकि अगर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग की बात करें तो इसमें अमीनोग्लाइकोसाइड आता है। फिर जब ये हम इसका एमआईसी के नीचे जब कंसंट्रेशन पहुंच जाता है तो जो एंटीबायोटिक रहता है उसके बाद भी बैक्टीरिया को मारता रहता है एंड दैट इज नोन एज पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। ये प्रॉपर्टी दोनों एमिनोग्लाइकोसाइड और फ्लोरोकिनोलॉन्स में होती है। अब तीसरी प्रॉपर्टी होती है एयूसी एमआईसी डिपेंडेंट। एयूसी एमआईसी डिपेंडेंट में क्या होता है कि ये जो ड्रग होती है इस पे नहीं डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन है, या इस पे भी नहीं डिपेंड करता है वो कितनी देर तक रहता है। ये डिपेंड करता है दोनों के इफ़ेक्ट पे, मतलब क्युमुलेटिव इफ़ेक्ट होता है दोनों का, उस पे डिपेंड करता है। तो जैसे ग्लाइकोपेप्टाइड का 400 टू 600 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि 400 जो रहता है मिनिमम डोज़ होना चाहिए और 600 मैक्सिमम। 600 के ऊपर जाएगा तो साइड इफ़ेक्ट होने लगेगा, 400 के नीचे जाएगा तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो 400 जो रहेगा उसको बोलते हैं फ्लोर इफ़ेक्ट और 600 होता है सीलिंग इफ़ेक्ट। ये बेसिकली इस तरीके से वैंकोमाइसिन काम करता है और फ्लोरोक्विनोलोन्स भी। अब हम बात करें मेजर रेजिस्टेंस पैथोजन की। सबसे पहले बात करते हैं ईएसबीएल प्रोड्यूसिंग एंटीरोबैक्टीरियसी। ईएसबीएल प्रोड्यूसिंग एंटीरोबैक्टीरियसी जो रहता है वो बेसिकली 3 तरह के एंजाइम होते हैं। सबसे पहले एक होता है सीटीएक्सएम, फिर टीईएम10 और एसएचडब्ल्यूवी। ये जो रहता है ये बेसिकली पेनिसिलिन जो पहले एंटीबायोटिक हमने बनाया था, पेनिसिलिन, उसके अगेंस्ट में एएसबीएल प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया काम करते हैं। तो टीईएम कैसे डिस्कवर हुआ? सबसे पहले एक ग्रीक पेशेंट थी। ग्रीक पेशेंट जो थी वो 1960s में, उसका नाम था तिमोनीरा। तिमोनीरा में देखा गया कि उस पे पेनिसिलिन काम नहीं कर रहा है। पेनिसिलिन काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी बॉडी में बीटा लैक्टमेज बनाने लगेगा, तो उस जीन का नाम रख दिया गया टेम जीन। अब वो पहली बार डिस्कवर हुआ था तो टेम 1। फिर देखा गया और भी ड्रग के साथ देखा गया कि थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में जो सिफोटैक्सिन है उसको वो भी डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो उसकी जीन को नाम रख दिया गया सिफोटैक्सिन एम। अब सिफोटैक्सिन एम जो है क्यों इंपॉर्टेंट है कि सीटीएक्स एम जो है अब जो इस समय चल रहा है वो होता है 15। तो ये 15 जो रहता है ये डोमिनेंट ईएसबीएल वेरिएंट है पूरे इंडिया में। 50% से तो ज्यादा केसेस हैं ईएसबीएल वेरिएंट के, वो सीटीएक्स एम 15 ही है, ये डोमिनेंट ईएसबीएल वेरिएंट है। और तीसरा होता है एसएचडब्ल्यू या शिव, ऐसे याद कर सकते हैं। एसएचडब्ल्यू बीटा लैक्टमेज में क्या होता है, ये सल्फ हाइड्राइल होता है, सल्फ हाइड्राइल वेरिएबल। अब एसएच भी सल्फ हाइड्राइल वेरिएबल जो रहता है ये जो इनिशियली पेनिसिलिन बना था उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस हो जाता है। तो 3 तरह के ईएसबीएल होते हैं, एक होता है सीटीएक्सएम, टीईएम और एसएचवी। तो सीटीएक्सएम जो है मेनली वही डोमिनेंट होता है। अब ऐसे केसेस में जो ईएसबीएल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम लोग जो ड्रग होता है ओरल ऑप्शंस के लिए बात करें तो हम लोग फॉस्फोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं या नाइट्रोफुरेंटोइन यूज़ कर सकते हैं। और नाइट्रोफुरेंटोइन यूज़ करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जीएफआर जो है 30 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब किडनी जो है अच्छे से काम करना चाहिए। और अगर ईएसबीएल प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है तो हमें थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन नहीं देते हैं और फ्लोरोक्विनोलोन भी नहीं देते हैं। जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है कार्बापेनम और अल्टरनेटिव में फॉस्फोमाइसिन या नाइट्रोफुरेंटोइन यूज़ कर सकते हैं अगर लो डोज इन्फेक्शन है। अब आ जाओ कार्बापेनम रेजिस्टेंस एंटीरोबैक्टीरिया से। कार्बापेनम जो रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली 3 तरह का होता है। पहला जो रहता है यूएसए में डेवलप हुआ था, अब उसको बोलते हैं केपीसी। केपीसी का मतलब होता है क्लबसिला निमोनी कार्बापेनेमेज। दूसरा होता है न्यू दिल्ली इंडिया में डिस्कवर हुआ था एंड दैट इज मेटेलो बी लैक्टोमेज एनडीएम। एनडीएम जो होता है मेटालेक्स, इसमें मेटेलो जो कंपोनेंट के बोलते हैं इसको
एनडीएम में न्यू दिल्ली हो गया, और एम का होता था मेटेलो बीटा लैक्टमेज। तो ये जो रहता है एनडीएम जो रहता है मेटेलो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जिंक की जरूरत होती है काम करने के लिए। तो जिंक की वजह से ये जो एंटीबायोटिक होता है अगर आप ऐसे पेशेंट को मेरोपेनम भी देंगे तो काम नहीं करेगा, अगर आपको एनडीएम एंटरोबैक्टीरियसी का इन्फेक्शन हो गया है। बट खास बात ये रहती है कि जो इंडिया में एनडीएम होता है उसपे एस्ट्रियोनैम काम करता है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ट्रीटमेंट इसी पे डिसाइड होगा। तीसरा ग्रुप जो रहता है वो रहता है यूरोप का। यूरोप जो रहता है वहाँ पे जो क्लास डी वाला जो मिला था हमें वो मिला था ऑक्सा 48। ऑक्सा 48 में ऑक्सा होता है ऑक्सीसिलिनेज, तो ऑक्सीसिलिनेज 48 ये होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं, अगर एपीसी यूएसए या यूके में अगर है तो सेफ्टाजीडिन के साथ न्यू जो ड्रग ऐड किया गया है दैट इज एविवेक्टम। एविवेक्टम उसको देते हैं, और अगर इंडियन स्ट्रेन भी है उसको कवर करने के लिए एस्ट्रोनैम दे देते हैं। फिर जो नई ड्रग एक आई है वो उसका नाम है सेफीडेरेकॉल। सेफीडेरेकॉल का काम क्या होता है, सेफीडेरेकॉल जो रहता है अब ये बैक्टीरिया सेल है या घुसने नहीं दे रहा है, घुसने नहीं दे रहा है तो ये एक आयरन चैनल बनाता है और घुस जाता है इसके अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स, घोड़े की तरह ट्रोजन हॉर्स, और अंदर घुस जाता है और बैक्टीरिया को मार डालता है। तो सेफीडेरेकॉल। तीसरा जो ग्रुप एंटीबायोटिक का जो यूज कर सकते हैं वो होता है कोलिस्टीन, टिगास्लिन या फॉस्फोमाइसिन, ये भी यूज कर सकते हैं। अब बात करें जो हमने एविवेक्टम की बात की, मैंने आपको बताया एविवेक्टम जो है बेसिकली यूएसए या यूके वाले के लिए है, ये इसलिए करते हैं। एस्ट्रियोनैम जो होता है बेसिकली एनडीएम पे काम करता है। अब सीआरई की जो मोर्टेलिटी रेट होती है ऑलमोस्ट 50% होती है, इसलिए इसका सेप्सिस कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब थर्ड कैटेगरी होती है मरसा। अब मरसा जो रहता है वो क्या मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, वो एक जीन बनाता है मैक का, या मैक ए जीन। मैक ए जीन क्या होता है मैक का, मैक इज मिसिलीन, मिसिलीन रेजिस्टेंस जीन होता है। ये क्या करता है, जो आपका PBP2A प्रोटीन होता है वो बनाता है। PBP2A क्या होता है, PBP2A जो रहता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है और बैक्टीरिया के सेल वॉल को बनाता है, तो वो उसमें वो चेंजेस कर देगा। अब जो कोई भी नई एंटीबायोटिक आएगी तो उसको समझ नहीं आएगा कहाँ बाइंड करें, और जिससे कि एंटीबायोटिक की एफिनिटी कम हो जाती है। ऐसे केसेस में जो ड्रग यूज़ करते हैं हम लोग वैंकोमाइसिन यूज़ करते हैं, और जब नेक्स्ट डोज़ देने वाले होंगे तो जो उसके ट्रफ कंसंट्रेशन होता है, ट्रफ जो कंसंट्रेशन होता है हमेशा चेक करते रहते हैं वैंकोमाइसिन में, तो वो 2 से कम हो जाएगा तब देते हैं नेक्स्ट डोज़। अगर वैंकोमाइसिन नहीं काम कर रही है तो लाइनोज़ोलिड या डेप्टोमाइसिन अदर ऑप्शन है मर्सा के लिए। अब खास बात ये होती है कि हमने कोई पेशेंट है उसको ट्रीट कर रहे हैं और वैंकोमाइसिन का अगला डोज़ देना है और पेशेंट क्लिनिकली डिटोरिएट कर रहा है। वैंकोमाइसिन हमने एमआईसी कराया और वो 3 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैंकोमाइसिन जो है बीच का लेवल है दैट इज़ नोन एज़ वैंकोमाइसिन इंटरमीडिएट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये होता है वीज़ा। वीज़ा इस केस में एमआईसी 2 से 8 के बीच में रहता है और फिर भी बैक्टीरिया काम नहीं करता है। तो वैंकोमाइसिन इंटरमीडिएट एस स्टेफिलोकोकस ऑरियस इस तरह का भी एक नया कैटेगरी होता है। तो ऐसे केसेस में हमें लाइनोज़ोलिड पे शिफ्ट कर जाना चाहिए। फिर हमें प्री ऑपरेटिव एसएसआई को रिड्यूस करने के लिए म्यूप्रोसिन या क्लोरहेक्सिडिन वॉश देना चाहिए पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली, ताकि इन्फेक्शन ना हो। माउथ वॉश देना होता है। फिर उसके बाद करें वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन जो रहता है वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकस, तो वैंकोमाइसिन कोड करता है वैन ए वैन बी। तो वैन ए वैन बी क्या करता है, नॉर्मली बैक्टीरिया की जो वॉल होती है वो बनी रहती है डियाला डियाला से, ये वैन ए वैन बी चेंज करके डियाला डियाला को डियाला डीलैक में चेंज कर देता है। तो ऐसे केसेस में अगर वैंकोमाइसिन भी नहीं काम कर रही है तो लाइनोजोलिड या डेप्टोमाइसिन यूज करते हैं, और कई बार फॉस्फोमाइसिन भी काम करता है। एक वैंकोमाइसिन एक और बनाता है फिनोटाइप दैट इज वैन सी, वो उसका लेवल काफ़ी लो होता है और एक क्रोमोसोमल रेजिस्टेंस होता है, इसलिए लेस रेलेवेंट होता है। लाइनोज़ोलिड की खास बात क्या होती है, लाइनोज़ोलिड जो होता है यूरिनरी कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होता है इसका, प्रोस्टेट में भी पहुँच जाता है, जबकि फॉस्फोमाइसिन प्रोस्टेट में नहीं पहुँच पाता है। इसलिए अगर प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है और वीआरई से हुआ है तो लाइनोज़ोलिड प्रेफ़र करते हैं। अब बात करें सूडोमोनास और प्रोटियस की। तो जो सूडोमोनास होता है, सूडोमोनास के जो वॉल होती है वो काफ़ी खास होती है। वो डबल लेयर जैसे ये वॉल है, और इसमें जो है अंदर की तरफ एक प्रोटीन होगा और एक बाहर की तरफ चैनल होगा। तो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन को क्या बोलेंगे, ओपीआर जीन, ओपीआर जीन, ठीक है? तो ओपीआर डी, और अंदर की तरफ जो जीन होता है उसको बोलते हैं मैक्स, एम ई एक्स, मैक्स। अब मैक्स जो ये रहता है ये बी रहता है, ये इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये ओपीआर आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ये इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। तो ओपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन पोरिन, आउटर मेम्ब्रेन पोरिन।
और मैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एम फॉर मल्टी ड्रग, एक्स फॉर एक्सपोर्ट या ई फ्लक्स। तो मल्टी ड्रग, एक्सपोर्ट या ई फ्लक्स। अब इन दोनों को आपस में जो कनेक्ट करता है वो होता है मैक्स ए। तो अगर म्यूटेशन ओपीआर डी और मैक्स बी में हो जाए तो क्या होगा? सारी की सारी ड्रग बाहर चली जाएंगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा? बैक्टीरिया मरता नहीं है। तो ये सुडोमोनास की खासियत होती है, ई फ्लक्स पंप या पोरिन म्यूटेशन। पोरिन म्यूटेशन क्या होगा? ओपीआर डी, ई फ्लक्स पंप। और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एम्प सी। एम्प सी क्या होता है? एम्प का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। एम्प का मतलब हम समझ सकते हैं एम्पिसिलिन, या एक क्लास होता है एम्बलर, एम्बलर क्लास सी प्रोटीन, इसलिए एमसी बोलते हैं, एम्बलर क्लास सी। तो इसके प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है? बीटा लैक्टमेज की तरह ही काम करता है, उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है कि उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। तो अगर एमडीआर सुडोमोनाज या प्रोटियस होगा तो इसके लिए फिर नई ड्रग बनाई गई। नई ड्रग का नाम क्या था? सिफ्टोलोजान टैजोबैक्टम। सिफ्टोलोजान टैजोबैक्टम। दूसरा सेफिडेराकोल, जो मैंने बताया था ट्रोजन हॉर्स वाला होता है, और या कोलिस्टीन यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ड्रग हो गई? सिफ्टोलोजान टैजोबैक्टम, सेफिडेराकोल या कोलिस्टीन। अब सुडोमोनाज और प्रोटियस की खास बात क्या होती है? वो बायोफिल्म बनाते हैं। बायोफिल्म जो होता है प्रोटियस कुछ ज्यादा ही बनाता है, ये कॉमन कैथेटर में। तो इसलिए हमें वो कैथेटर को चेंज कर देना चाहिए। चेंज कर देना चाहिए क्योंकि जो प्रोटियस होता है वो यूरिएज सीक्रेट करता है। यूरिएज जो रहता है अल्कलाइन यूरिन को कन्वर्ट करता है और स्टोवाइड फॉर्म स्टोन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हमें कैथेटर चेंज कर देने से बायोफिल्म जो रहता है वो हट जाती है, क्योंकि बायोफिल्म जो रहता है बैक्टीरिया की ताकत 1000 टाइम्स 1000 टाइम्स इंक्रीज कर देती है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। अब बात करें बायोफ़िल्म रिलेटेड इन्फेक्शन की, तो जो टिपिकल होता है वो मोस्ट कॉमनली तो कैथेटर पे होता है। दूसरा हम लोग स्टेंट, जो यूरेटर में स्टेंट डालते हैं, उसमें यूज़ करते हो सकता है। तीसरा जो हम लोग प्रोस्थेटिक इम्प्लांट होता है, पेनाइल या कोई भी आर्टिफिशियल ये स्फिंक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी बायोफ़िल्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बायोफ़िल्म का फॉर्मेशन कैसे होता है कि आप ये समझिए कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसैकेराइड मैट्रिक्स होता है, वो बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो रहता है वहीं पे चारों तरफ एक लेयर बना देता है और उसमें कोई भी एंटीबायोटिक या कुछ भी अंदर घुस नहीं पाता है, और एंटीबायोटिक जो रहता है इनसेंसिटिव हो जाता है। और जो बैक्टीरिया रहते हैं उसमें मेटाबॉलिकली डोर्मेंट हो जाते हैं बायोफिल्म में। तो इसलिए हमें इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कैथेटर का ड्यूरेशन कम से कम रखना चाहिए। दूसरा, सिल्वर कोटेड चांदी, जैसे भेड़ियों को मारने के लिए यूज करते हैं, वल्वरिन मूवीज में दिखाता है, वैसे सिल्वर कोटेड जो रहता है हमें कैथेटर यूज करना चाहिए। तीसरा, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम यूज करना चाहिए। और जब भी लगे तो डिवाइस जो है हमें रिमूव कर देना चाहिए, मतलब कैथेटर चेंज करना चाहिए। अगर रूटीन बेस पे अगर चेंज करते रहेंगे तो बायोफिल्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अब अगला बात करें कि अगर पेशेंट को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट यूरोसेप्सिस हो गया है तो कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले हमें कोशिश करना चाहिए अर्ली रिकॉग्निशन, मतलब सबसे पहले पेशेंट का वाइटली चेक करेंगे, फीवर तो नहीं है, बीपी तो नहीं गिर रहा है, टैकीकार्डिया तो नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ है तो हमें यूरोसेप्सिस सस्पेक्ट करना चाहिए। फिर सोर्स को फाइंड करने की कोशिश करना चाहिए। अगर उसको कैथेटर है कि नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है, स्टोन तो नहीं है, या ऑपरेशन के बाद तो नहीं हुआ है, ये हमने रिकॉग्नाइज़ कर लिया। रिकॉग्निशन, अर्ली रिकॉग्निशन के बाद डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे? हमें ब्लड और यूरिन दोनों का कल्चर भेजना होता है। ब्लड का कल्चर 2 सेट भेजते हैं और यूरिन का कल्चर एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले। और हमें कल्चर के लिए बहुत देर वेट नहीं करना रहता है। अगर 1 घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है, तो हमें एम्पिरिकल थेरेपी स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि लो रिस्क है, तो हमें पिप्रासिलिन टैज़ोबैक्टम और उसके साथ एक अमीनोग्लाइकोसाइड जिसमें अमीकासिन और ज़ेंटामाइसिन होता है, वो देना चाहिए। अगर हाई रिस्क इन्फेक्शन है एमडीआर, और हम पेशेंट को पहले भी ईएसबीएल या सीआरई का इन्फेक्शन हो गया है, तो हमें वेरोपेनम के साथ अमीकासिन या वैंकोमाइसिन देना चाहिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है एंटी फंगल कब ऐड करते हैं? एंटी फंगल तब ऐड करते हैं जब पेशेंट को आईसीयू में 7 दिन से ज़्यादा हो गया है, टीपीएन चल रहा है, या कैंडिडा मिला है, कैंडिडा आइसोलेट हुआ है तो मिला है। फिर फाइनली जो 4 स्टेप 4 होगा उसमें हमें सोर्स कंट्रोल करना रहेगा। स्टेप 1 में हमने सोर्स को आइडेंटिफाई किया है, सोर्स कंट्रोल जो रहता है स्टेप 4 में करते हैं। उसमें हमें स्टेंट डालना होता है ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए, या पीसीएन करना है, या एब्सेस को ड्रेन करना है, या जो इन्फेक्टेड डिवाइस है उसको हटाना है। फिर स्टेप 5 सोर्स कंट्रोल करने के बाद कल्चर रिपोर्ट आ जाएगी। तो विदिन 48 टू 72 आवर्स जब कल्चर की रिपोर्ट आ जाएगी, तो हमें डिस्कलेट करना है और कल्चर के बेसिस पे एंटीबायोटिक को स्टार्ट करना है। टोटल एंटीबायोटिक का कोर्स यूजुअली 2 वीक्स रहता है। तो जितना दिन बचा है उतना दिन एंटीबायोटिक को डिस्कलेट करके कल्चर बेस्ड चलाते हैं, और फिर फॉलो अप करते हैं पेशेंट को। फॉलो अप करने के लिए हमें उसका किडनी, लिवर और ब्लड, ये तीनों चीज़ चेक करते रहना है। और खास और कैथेटर जो है हमें
रूटीन बेसिस पे चेंज करता है। एक खास बात याद है कि अगर हमने सोर्स को कंट्रोल कर दिया अगर 6 से 12 घंटे के अंदर तो मोर्टेलिटी 30% से भी कम हो जाती है। अब अगला कॉन्सेप्ट होता है स्टुवर्डशिप प्रिंसिपल। स्टुवर्डशिप प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है कि एंटीबायोटिक को हम लोग सही तरीके से यूज़ करें। तो पहला प्रिंसिपल क्या होता है राइट इंडिकेशन। राइट इंडिकेशन का मतलब क्या है कि हमें इन्फेक्शन को ट्रीट करना चाहिए, ना कि कोलोनाइज़ेशन या एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया। मतलब कि अगर पेशेंट को अगर सिर्फ़ बैक्टीरिया मिल रहा है, कोई इन्फेक्शन सिम्पटम नहीं है, तो हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए। बट अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है या कोई ऑपरेशन होने जा रहा है, तब उस केसेज़ में हम ट्रीट कर सकते हैं। तो दैट इज़ नंबर 1 राइट इंडिकेशन। दूसरा है राइट एजेंट। तो राइट एजेंट कैसे चूज़ करेंगे? हमें कल्चर बेस्ड ट्रीटमेंट यूज़ करना चाहिए और नैरोएस्ट जो स्पेक्ट्रम होगा, इफेक्टिव होगा, उसको यूज़ करना चाहिए। फिर तीसरा होता है राइट डोज़ एंड राइट ड्यूरेशन। हमें जो एंटीबायोटिक का डोज़ है वो ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करना चाहिए और ड्यूरेशन भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए और प्रोफाइलैक्सिस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 24 घंटे से ज़्यादा प्रोफाइलैक्सिस नहीं करना चाहिए। फिर कल्चर रिपोर्ट आने के बाद हमें डिस्कलेट करना चाहिए। एंटीबायोटिक अगर हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे थे, तो उसको नैरो स्पेक्ट्रम पे लेना चाहिए। अब सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो सिंगल डोज़ यूज़ करना होता है, ना कि बहुत मल्टीपल डोज़ेज़ यूज़ करना होता है। और रेगुलर एंटीबायोटिक रिव्यू करते रहना चाहिए और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। हम लोग जो है 24 आवर के बाद जो है प्रोफाइलैक्सिस क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर हम 24 आवर से ज़्यादा प्रोफाइलैक्सिस यूज़ करते हैं, तो उससे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के चांसेस 40% इंक्रीज़ कर जाते हैं। अब बात करते हैं नई एंटीबायोटिक की। तो नई एंटीबायोटिक में जो एक नया है, वो बना है एविवेक्टम। तो सेफ्टाज़िडीन के साथ एविवेक्टम जो रहते हैं, सेफ्टाज़िडीन पुराना बीटा-लैक्टम है और इन्हिबिटर हमने नया बना दिया, दैट इज़ एविवेक्टम। ये बेसिकली कार्बापेनेमेज़ के लिए होता है और ईएसबीएल के लिए होता है। तो कार्बापेनेमेज़ जो रहता है केपीसी ऑक्सा 48 और ईएसबीएल। अगर हमें एनडीएम को भी मारना है, तो उसके लिए हमें एस्टोनियम ऐड करना होगा। फिर उसके बाद हमने अगला जो बनाया नया एजेंट, नया नया जो है हमने बीटा लैक्टम नया बनाया जिसका नाम है सिफ्टोलोज़ोन, जबकि इन्हिबिटर जो है पुराना ही है दैट इज़ टाज़ोवैक्टम। ये जो रहता है सिफ्टोलोज़ान, टाज़ोवैक्टम, ये जो लोज़ान है ये सुडोमोनास की जान ले लेता है, तो इसलिए एंटी सुडोमोनास जो इन्फेक्शन है तो सिप्टोलोज़ान। तो जो लोज़ान है वो सुडोमोनास की जान लेने के लिए बनाया गया है एंड दैट इज़ नोवेल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तीसरा जो एंटीबायोटिक है वो है सेफिडेरेकोल, फेविकोल का भाई सेफिडेरेकोल। सेफिडेरेकोल जो रहता है ये ट्रोजन हॉर्स की तरह होता है क्योंकि ये आयरन ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे काम करता है और सेल के अंदर घुस के सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं और कार्बापेनेमेज़ रेजिस्टेंस के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर अगला जो ड्रग है वो है प्लाज़ोमाइसिन। प्लाज़ोमाइसिन जो है वो अमीनोग्लाइकोसाइड है नए तरीके का, वो भी ईएसबीएन और सीआरई के लिए यूज़ करते हैं। फिर अगला जो ड्रग है इरावासाइक्लिन, इरावासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन का डेरिवेटिव है और ये लास्ट में सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं इरावा। जैसे रावण लास्ट में लड़ने आया था, वैसे इरावा भी लास्ट में ही लड़ने आता है और सीआरई और एमडीआर के लिए खतरनाक होता है। फिर फॉस्फोमाइसिन, फॉस्फोमाइसिन जो रहता है सिर्फ़ किडनी और प्रोस्टेट इस समय नहीं करता है, अगर सिस्टाइटिस और ये सब इन्फेक्शन है, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉज़िटिव बैक्टीरिया के लिए और इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है वो म्यूर-ए इन्हिबिशन होता है। म्यूर-ए होता है इनाइल पाइरूवेट ट्रांसफरेज़। फिर कोलिस्टीन, कोलिस्टीन जो रहता है वो भी एमडीआर के लिए यूज़ कर सकते हैं, कार्बापेनेमेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसका नाम होता है पॉलीमिक्सिन ई दूसरा नाम है। और इसको आखिरी में यूज़ करते हैं इसको भी जस्ट लाइक द रावण की तरह इरावासाइक्लिन, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। अब ख़ास बात करें कि जो सेफिडेराकोल है, सेफिडेराकोल जो रहता है वो काम क्यों करता है? क्योंकि इसकी जो अंदर जो यूनिक सेल के अंदर जो घुसने की कैपेबिलिटी है दैट इज़ यूनिक, ट्रोजन हॉर्स मैकेनिज़्म। तो इस वज़ह से ये जो कार्बापेनेमेज़ जो सीआरई होते हैं रेजिस्टेंस एंटेरोबैक्टीरियसी होता है, मतलब कि जिन पे मेरोपेनम भी नहीं काम करता है, उस पे सेफिडेराकोल काम करता है। अब बात करें कुछ स्पेशल सिचुएशन की, तो अगर पेशेंट को सीकेडी है या डायलिसिस पे है पेशेंट में, तो हमें डोज़ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। अगर हम पेशेंट को बीटा लैक्टम्स दे रहे हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड्स दे रहे हैं या वैंकोमाइसिन दे रहे हैं। हमें अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ कोलिस्टीन नहीं यूज़ करना चाहिए, अगर क्योंकि एक अमीनोग्लाइकोसाइड अपने आप में एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, ठीक है? उसके बाद अगर हम हीमोडायलिसिस में दे रहे हैं, तो डायलिसिस के बाद हमें ड्रग स्टार्ट करना चाहिए और मेरोपेनम की फैमिली का एक ड्रग है दैट इज़ अर्टापेनम। अर्टापेनम जो है 24 घंटे बाद सेशन के बाद हमें सीकेडी पेशेंट्स में स्टार्ट कर सकते हैं।
अब रीनल ट्रांसप्लांट में आ जाएँ, रीनल ट्रांसप्लांट में अगर एमआरएसए है या फंगल इन्फेक्शन है या सीआरई इन्फेक्शन है, ये सब जो है इम्यूनोसप्रेशन की वजह से ज़्यादा कॉमन होता है। ऐसे केसेज़ में हमें जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है टेक्रोलिमस और साइक्लोस्पोरिन वो नहीं देना चाहिए और जो लाइनोज़ोलिड है वो देना चाहिए एंटीबायोटिक। लाइनोज़ोलिड क्यों प्रेफ़र करते हैं अगर ऐसे केसेज़ में एमआरएसए या वीआरई होता है क्योंकि ये एक नॉन नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। अब प्रोफाइलैक्सिस अगर हम लोग स्टोन को किडनी में अगर ऑपरेट कर रहे हैं, तो किडनी में यूजुअली 24 घंटे के अंदर हम लोगों को विदिन 24 आवर प्रोफाइलैक्सिस देते हैं और जो प्रोफाइलैक्सिस होता है दैट इज़ सेफुरोक्साइन और साथ में अगर अमीकासिन का 1 शॉट या जेंटामाइसिन का देना चाहें तो दे सकते हैं। स्टोन फॉर स्टोन वी गिव फुरोक्सिन तो इस स्टोन को हमें कहना है फुर, फुर, फुर करके भगाना है तो सेफुरोक्साइन देते हैं। फिर उसके बाद टीआरपी या टीआरबीटी कर रहे हैं, ब्लैडर का ऑपरेशन कर रहे हैं, प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी सेफुरोक्साइन और जेंटामाइसिन देते हैं। सिस्टोस्कोपी के लिए हमें बेसिकली कोई देने की ज़रूरत नहीं होती है, इट इज़ स्टेराइल और ट्रस्ट बायोप्सी अगर हम करने जा रहे हैं, तो उसमें कल्चर करा लेते हैं और कल्चर कराने के बाद सिंगल डोज़ देते हैं। अगला हम बात कर रहे थे CTX-M15 CTX-M15 जो रहता है इंडिया का मोस्ट डोमिनेंट ESBL जीन है और अगला जो है ओपीआर डी लॉस, ओपीआर जो जीन है आउटर मेम्ब्रेन पोरीन होता है, आउटर मेम्ब्रेन पोरीन में डी अगर लॉस हो जाता है, तो सूडोमोनास जो रहता है, एमीपेनम के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस हो जाता है। अब बात करें प्रोटीएस की, तो प्रोटीएस में मैंने बता ही दिया है कि यूरिएज़ होता है, जिसकी वजह से हिस्टोगाइट स्टोन का फॉर्मेशन होता है। एंटेरोकोकस एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया अगर है, एंटेरोकोकस का एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया है, तो ऐसे केसेस में हमें ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, अगर हम कोई भी प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं या पेशेंट जो है ऑपरेटेड नहीं है। अगर एमआरएसए में अगर हमने मिनिमल इन्वेटरी कंसंट्रेशन चेक किया वैंकोमाइसिन का और वो 2 माइक्रोग्राम पर एमएल से है, तो इन्फेक्शन जो होगा वीज़ा का हो जाएगा वैंकोमाइसिन इंटरमीडिएट तो हमें लाइनोज़ोलिड या डेप्टोमाइसिन पे स्विच कर जाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है जो न्यू डेली जो मेटालोप्रोटीनेज़ होता है वो एबिवेक्टम से इन्हिबिट नहीं होता है, इसलिए हम लोग एस्टोनैम ऐड करते हैं। अब ब्लैडर के लिए जो होता है फॉस्फोमाइसिन एक वरदान है, वो ब्लैडर में कोई भी इन्फेक्शन होता है, फॉस्फोमाइसिन किसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, सारे बैक्टीरिया सब कुछ वीआरई हो या मल्टीड्रग सबको मार डालते हैं। लाइनोज़ोलेट की खास बात क्या होती है? लाइनोज़ोलेट जो होता है प्रोस्टेट में काफ़ी अच्छा पेनिट्रेट करता है, इसलिए जो वीआरई प्रोस्टेटाइटिस होता है, उस केस में यूज़ करते हैं। सोर्स कंट्रोल किसी भी जेनेटो प्रोसीजर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है या ओवरऑल बॉडी में कहीं भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सोर्स जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो एंटीबायोटिक से कुछ नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन और कॉन्टैक्ट आइसोलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे एमडीआर प्रिवेंट होता है। अब बात करें ड्रग ऑफ चॉइस की, तो हमने पढ़ा कि जो इन्फेक्शन होते हैं 3 या 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राम पॉज़िटिव से आ जाएँ, तो ग्राम पॉज़िटिव में एमआरएसए होगा। एमआरएसए के लिए हम लोग वैंकोमाइसिन देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस हो गया तो हम लाइनोज़ोलिड देंगे, ठीक है? फिर अगला हो गया ग्राम नेगेटिव में आ जाओ, तो सबसे पहले क्या हुआ बीटा लैक्टम से इन्हिबिट हुआ, इनफैक्ट उसके लिए ईएसबीएल हुआ। ईएसबीएल के लिए सबसे ड्रग ऑफ चॉइस क्या हुआ कार्बापेनम। अब कार्बापेनम से भी रेजिस्टेंस हो गया तो उसको बोलते हैं सीआरई। तो सीआरई के लिए जो होता है एस्टियोनेम हमने ऐड कर दिया। अब फिर उसके बाद इन सब से हो गया मल्टी ड्रग हो गया। मल्टी ड्रग के लिए कोलेस्टीन रहता है ड्रग ऑफ चॉइस। और फाइनली अगर बायोफिल्म है, बायोफिल्म का फॉर्मेशन है तो हमें डिवाइस को रिमूव कर देना चाहिए।